हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर प्रताप देव BHU एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर MA इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट डू नॉट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेटरी गैप। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट इन्फ्लेटरी गैप को कम करने के लिए वर्क करता है। फॉरेन ट्रेड इफेक्ट भी इन्फ्लेटरी गैप को कम करने के लिए वर्क करता है। पिगो इफेक्ट भी वर्क करता है। मार्शल इफेक्ट, द राइट आंसर विल बी द मार्शल इफेक्ट। मार्शल इफेक्ट क्या करता है? इन्फ्लेटरी गैप को रिड्यूस करने के लिए वर्क नहीं करता है, ये हेल्पफुल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन in developing economy is a long term problem. This view is supported by फर्स्ट ऑप्शन मोनेटरिस्ट थियरी। मोनेटरिस्ट थियरी अक्सर तो ये फुलफिल हो जाती है स्ट्रक्चरल थियरी, क्लासिकल थियरी एंड नन ऑफ द मेन बेसिक प्रॉब्लम जब भी होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल थियरी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी होती है, इसलिए राइट आंसर विल बी द स्ट्रक्चरल थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेड साइकिल कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल शॉक। दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय किसके व्यू द्वारा ये सपोर्ट करता है? हेक्सियन थियरी के व्यू द्वारा भी सपोर्ट नहीं करता, सैमुअल्सन थियरी के भी सपोर्ट नहीं करता है, एंड रियल बिजनेस साइकिल थियरी एंड गुडविल थियरी। द राइट आंसर विल बी द रियल बिजनेस साइकिल थियरी। व्यापार वास्तविक चक्र सिद्धांत द्वारा ये व्यापार के वास्तविक चक्र सिद्धांत द्वारा ये सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the permanent income hypothesis that established the relationship between permanent income and permanent consumption urged that the relationship depend on what? It's depend on rate of interest, future expect and taste and preference. No. Rate of interest, ratio of non-human wealth to income and wealth and preference. Yes, right answer will be the second answer, second option. Okay, next question. According to the Keynesian model, equilibrium output of an economy may be less than the full employment level of output because at full employment level, first option, sufficient income may not be generated to keep workers above the subsistence level. Second option, there might not be enough demand by the firm and consumer to buy that output. Third option, worker may not be willing to work the hours necessary to produce the output. And last option is interest rate might not be higher enough to provide the incentive to the financial production. कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में आउटपुट बिकॉज यहाँ पे ये कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो सकता है। रीजन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देयर माइट नॉट बी द इनफ डिमांड, मतलब जितने प्रोड्यूस करेंगे उतना डिमांड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में कमी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट, मीन्स कि रिजर्व बैंक अनिवार्यता कम करता है, अपने रिजर्व को कम करता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन टू इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? द राइट आंसर विल बी द डिक्रीज यहाँ पे बताना है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है या फिर घटता है उसके अकॉर्डिंग बताना है, तो उसके इफेक्ट नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर क्या पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो नॉमिनल डिक्रीज होगा, तो द राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज देन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक GDP विल बी द इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलीपींस कर्व अंडर द एजम्पशन ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन। रेशनल एक्सपेक्टेशन के एजम्पशन के अंतर्गत फिलीपींस कर्व कैसा होगा? ये ऑलवेज वर्टिकल होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? ऑलवेज वर्टिकल। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ओके फ्रेंड, राइट आंसर विल बी द ऑलवेज वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ MEC? MEC मीन्स द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। First option, the concept was given by the classical school. No, not true. It is positively related with the expected series of annuities. Yes, the right answer will be it is positively related with the series of
annuities. Okay friends, next question. Which of the following school support the assumption that wage and price remain rigid? मीन्स की मजदूरी एवं कीमत की दृढ़ता की मान्यता को समर्थन कौन सा थॉट करता है? किन्सियन एंड न्यू क्लासिकल थॉट? नो. क्लासिकल थॉट? नो. न्यू किन्सियन. यस, राइट आंसर विल बी द न्यू किन्सियन assumptions. Next question. If no foreign company produce in a country but many of the country's companies produce abroad, it means the country's GNP will tend to exceed GDP. Second, the country's GDP will tend to exceed GNP. The country's GNP and GDP will tend to be equal. And last option is no valid conclusion about the GNP and GDP. Close down. फ्रेंड्स, राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, द कंट्री GNP. कभी भी बाहर से अपने देश में कोई भी कंपनीज या कहीं से इनकम आता है उसको GNP में कैलकुलेट किया जाता है. तो GNP इंक्रीज से क्या होगा? हमारा GDP इंक्रीज होगा. ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रियल बिजनेस साइकिल थियरी इज फॉल्स. इसमें बताना है कि रियल बिजनेस यानी व्यापार चक्र के सिद्धांत में कौन सा थियरी गलत है. फर्स्ट, it argues that trade cycle is caused by supply side factor. Yes, it's fulfill the condition. Second option, a very popular version of the theory has been given by the Kindle and Prescott. Yes, ये भी conditions fulfill होता है. ठीक है. It argues that the increase in supply of money can cause the cycles. ठीक है, ट्रेड साइकिल चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मनी को इंक्रीज करना पड़े. तो राइट आंसर विल बी द इट्स argues that the increase in supply of money. Okay friends, and last option, it read the टेक्नोलॉजिकल शॉक किसी भी कंपनी के लिए बहुत सही होता है. बिजनेस साइकिल को चलाने के लिए टेक्नोलॉजिकल शॉक बहुत ज़रूरी है. यानी जो कंडीशन फॉल्स है, मतलब रियल बिजनेस साइकिल थियरी इज फॉल्स, इसका आंसर होगा इट आर दैट द इंक्रीज इन मनी सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to which of the following hypothesis consumption is irreversible. First option is the absolute income hypothesis. Second option, relative income hypothesis. Third option, permanent income hypothesis. And the last one is the life cycle hypothesis. The right answer will be the relative income hypothesis. ये conditions को irreversible मानता है. According to the Simon Kuznets, the relationship between gross national products per capita and inequality in the distribution of income can be expressed as the first option, decreasing relationship. हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताना है. किसके बीच में? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा एंड इनकम inequality in the distribution of income. Decreasing relationship? No. Increasing relationship? No. First increasing, then decreasing relationship and no relationship. The right answer will be the first increasing. relationship पहले क्या होता है? Increase आता है, then decrease. Okay friends, next question. As per the classical theory of inflation, money supply elasticity of price is the less than 1, greater than 1, equal to 1 and not fixed. The right answer will be the equal to 1. Elasticity of the price क्या होगा? Equal to 1. Next question is, as per the Keynesian absolute income hypothesis, if in the consumption function C is equal to A plus BY, then autonomous consumption is 0. Then if autonomous consumption is 0, then what will be the answer? इस कंडीशन क्या होगा? APC is greater than MPC, APC is equal to MPC, APC is less than MPC and MPC is equal to 0. Then right answer will be the APC is equal to MPC, यानी average proportionality to consume is equal to the marginal proportionality to consume. Next one, as per the Keynesian equilibrium take place only when. Keynesian equilibrium किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम को फुलफिल करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द प्लान इन्वेस्टमेंट एंड प्लान सेविंग. दैट इज़ द करेक्ट आंसर है. जहाँ पे प्लान इन्वेस्टमेंट एंड प्लान सेविंग होगी वहाँ पे क्या होगा? किन्सियन का इक्विलिब्रियम फुलफिल होगा.
Next question is the marginal efficiency of investment, MEI. First option, the marginal efficiency of investment show an inverse relationship between rate of interest and amount of investment. And second option is another name of the MEC. Third option, slope downward and flatter than MEC curve. None of the above. That means the right answer will be the marginal efficiency of investment show an inverse relation between rate of interest and amount of investment. That means first option is the right answer. Which of the following is excluded from द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है तो सभी आइटम्स का फर्स्ट टाइम होते हैं उसी का कैलकुलेट किया जाता है. दैट मीन्स द सेकेंड टाइम, यानी सेकेंड टाइम आप जैसे कि कोई नई कार लिए हैं तो उसका जीडीपी में कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप उसे सेकेंड हैंड बाई करेंगे तो उसका जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो कैलकुलेट हो चुका है. तो हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, बिजनेस बाइंग अ न्यू फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस, फॉर हिज ऑफिस. मतलब कोई भी बिजनेस अगर अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर करता है तो ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा क्योंकि ये न्यू फर्नीचर है, नॉट द सेकंड हैंड. सेकंड, अनसोल्ड आइटम कन्वर्टेड इंटू इन्वेंट्रीज. जैसे कि लास्ट ईयर अगर कोई आइटम्स नहीं बिके तो इन्हें इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट करके नेक्स्ट ईयर बेचा जाता है. ये भी क्या होता है, एज अ न्यू से कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट ईयर में, इसलिए ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा. परचेज ऑफ शेयर इन स्टॉक मार्केट, जो शेयर एक बार लिस्टेड हो जाती है उसे जीडीपी में काउंट कर लिया जाता है. जब उसे स्टॉक मार्केट में बेचा जाता है ब्रोकर के थ्रू तो इसे क्या किया, जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. इसलिए द राइट आंसर विल बी द परचेज ऑफ शेयर इन स्टॉक मार्केट. क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ. इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. इसका थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ओके फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following would increase the value of the simple spending multiplier. सिंपल स्पेंडिंग मल्टीप्लायर के वैल्यू को कौन बढ़ा सकता है, गुणक मूल्य को बढ़ा देगा. फर्स्ट ऑप्शन, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एंड अ डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को डिक्रीज किया जाता है तो ये क्या होगा, सिंपल स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को इंक्रीज कर देगा. ओके फ्रेंड्स, द राइट आंसर विल बी द a decrease in marginal propensity to save. How did Keynesians propose to solve the problem of high unemployment? किन्सन ने कैसे प्रपोज किया था अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट, इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई. सेकेंड, अलाउ वेज टू डिक्लाइन एंड सो दैट फर्म विल वांट टू हायर मोर वर्कर्स. थर्ड, पुट ऑन वेज and price control so wage would not rise and firm would not have to lay off to cut cost. And last option, have the government increase the demand for goods and service. Yes, right answer will be the last option, have the government increase its demand for goods and service. कभी भी जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट को खुद से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कराना, जिससे जिस लोगों के पास अगर डिमांड क्रिएट कराना पड़ता है ताकि इन्फ्लेशन को कवर किया जाए लोगों को वर्क देकर. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. जब टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा तो कौन सी कंडीशंस फुलफिल होगी. फर्स्ट ऑप्शन, द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट द राइट. एग्रीगेट डिमांड कैसे, नहीं, ये तो फुलफिल नहीं करेगा. द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, नो. द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. कभी भी अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होता है तो क्या कर सकता है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस के पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आती है वो क्या कर सकते हैं, अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है. तो क्या होगा, सप्लाई साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज द स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब अनएम्प्लॉयड का कौन सा ऐसा वर्कर्स हैं, कौन ऐसे वर्कर हैं जो कि स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड कहे जाते हैं. अ हाई स्कूल टीचर हु इज अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द समर मंथ, नो. अ रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट हु इज़ द लुकिंग फॉर फर्स्ट जॉब, नो. ये भी आंसर सही नहीं है. अ टीनेजर हु इज सीकिंग द पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, नो. एंड अ वर्कर हु इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज हिज स्किल इज ऑब्सोलेट. द राइट आंसर विल द फोर्थ आंसर, a worker who is unemployed because his skill is obsolete.
दैट मीन्स कि अगर कोई वर्कर ऐसा है जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं है, जैसे कोई मान लीजिए आपके घर के बाजू में ही सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ अकाउंट्स को क्लियर कराने हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है और उसकी वजह से वो बेरोजगार है, तो ये होगा, तो इसको ही एब्सोल्यूट अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कहे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द जेमकिंस वेरिएशन इन द बैंक रेट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू देयर इम्पैक्ट ऑन। करें कि अगर बैंक रेट में कोई भी चेंजेज आएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब किसके प्रभाव द्वारा बैंक रेट में इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट आंसर शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकंड लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड फोर्थ हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एट ऑल। इसका कहना है कि किसके द्वारा इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर विद द लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा इस पर प्रभाव पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शंस एंड रीजन का क्वेश्चन है, एज ए रीजनिंग, जैसे रीजनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देयर इज ऑटोमेटिक चेंज इन नेट टैक्स रेवेन्यू व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। रीजन ऑटोमेटिक स्टेबलाइज मॉडरेट एग्रीगेट स्पेंडिंग इन टाइम ऑफ बूम एंड स्लो डाउन। फर्स्ट ऑप्शन इज both assertion and reason are correct and reason is correct explained of the assertion. The right answer will be the first answer. Okay friends, next question. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनेंस बाई। स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी घाटा हो तो उसको किसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है, मार्केट बोरिंग, या स्टेट गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग कर सकती है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती करेंसी को प्रिंट कर सके, करेंसी को प्रिंट कर सके। लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकती है। एक्सटर्नल बोरिंग, एक्सटर्नल बोरिंग मतलब विदेशों से बोरिंग नहीं कर सकती है। द राइट आंसर विल बी द, अब यहाँ पे कोर्स दिए हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट, तो राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, first and third are correct. First and third are correct. Okay friends, next question. In a stagnant economy, मीन्स गतिहीन इकोनॉमी में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड क्या करना चाहिए, स्पेंड मोर, गवर्नमेंट को स्पेंड मोर करना ही चाहिए। टैक्स लेस, टैक्स भी कम लगाना चाहिए, सही है फर्स्ट ऑप्शन में। परस्यू द कॉन्ट्रासिटनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब संकुचित मॉनेटरी पॉलिसी, ये गवर्नमेंट को सही नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग। सेकंड स्पेंडलेस, ये सही है, सॉरी स्पेंडलेस, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट को कभी भी करना चाहिए क्या करना है, स्पेंड मोर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए गतिहीन इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमिक में तेजी आ सके। थर्ड ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले, टैक्स मोर, टैक्स भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। राइट आंसर भी था थर्ड आंसर। क्या है थर्ड आंसर, स्पेंड मोर, टैक्स लेस एंड परस्यू एंड द एक्सपेंशनरी, मतलब एक्सपेंशन ज़्यादा करना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी, ये सही है। थर्ड ऑप्शन विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट नेट फिस्कल डेफिसिट, नो। मोनेटाइज डेफिसिट, नो। प्राइमरी डेफिसिट, यस राइट आंसर विल द प्राइमरी डेफिसिट। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, राइट आंसर इज द प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में कर सुधार नियम में आए थे, उसमें कौन सा ये फुलफिल नहीं होता है। फर्स्ट, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी रेट्स। सेकेंड, इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। थर्ड, वाइंडिंग द टैक्स बेस एंड लास्ट, सजेस्टिंग वे टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू। जो सुधार आया था उसमें से सबसे ज़्यादा यही सपोर्ट किया गया था, सजेस्ट किया गया था, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी लोगों पे डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, किसी पे बर्डन ना पड़े, इसलिए लास्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग भी बर्डन ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट क्वेश्चन, इक्विटी इन टैक्सेशन एंड बेस्ट टू बी अचीव्ड बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। ये कह रहा है कि मतलब कर जो कि करारोपण को सर्वाधिक सम तक प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किस ऐसा कौन सा ऐसे मेथड द्वारा हम लोग
एडिशनल कर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, नो। बेनिफिट्स के थ्रू, नो। इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, एंड लास्ट ऑप्शन इज इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस। द राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। मीन्स कि इक्वल मार्जिनल यानी एंड एडिशनल में जितने भी होगा सभी लोग इक्वल, उनका जो एडिशनल इनकम होता है उनके में सभी लोग अगर इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस करेंगे, सभी लोग बराबर की हिस्सेदारी से सेक्रीफाइस करेंगे, तो किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और गवर्नमेंट को टैक्स भी प्रॉपर मिलेगा, उनका टैक्स में इम्प्रूवमेंट भी होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, एंड हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक्स अलॉट।